जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ छावा के बाद, इस तरीके का अनुभव कभी नहीं हुआ था। और ऐसा लग रहा है कि कहीं भी जा रहा हूँ तो लोगों ने फिल्म देखी। उसके बाद जब आपने लिखी, क्या क्या समस्या आई, कैसे बनी ये फिल्म? एक कंडीशन तो बहुत क्लियर थी कि बनेगी तो मेरे साथ ही बनेगी, और अगर मेरे साथ नहीं बनेगी तो इस स्क्रिप्ट को आग लगा दूंगा। बनेगी तो यही बनेगी। यही बनेगी। महेश भट्ट सर जो है वो मुंबई से आए थे बनारस। फिर महेश भट्ट सर ने बोला था कि विनीत, आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ रॉ एनर्जी एंड टैलेंट इन यू। पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट बिना कुछ किए। बाबूजी क्या कहते हैं? पहले तो जो मैंने बताया, घबराहट हमेशा रहा करती थी, लेकिन जब मेरी रंगबाज रिलीज हुई थी, पीछे जो है बड़ी सी होर्डिंग लगी है रंगबाज की बनारस में, और सामने पापा तो वो बोल के गए थे, चलो उसकी होर्डिंग का मुझे दिखाओ। तो बेसिकली जब मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा हर जगह खबर छपी है। वो छावा के बाद हिसाब किताब है ना, लोगों ने सब ढूंढ लिया। एक जगह जो इंटरव्यू छपा होगा जिसमें आपने बहुत खुल के बात कह दी होगी, हर वेबसाइट पे छपा हुआ। आप पढ़ पा रहे हैं? टाइम मिल रहा है? नहीं, वक्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्रमोशन में हूँ। तो बैक टू बैक है, तो सिटी टूर, फिर बाकी मुंबई में जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, तो उसी में वक्त निकल गया। मैं बहुत सारे लोगों, मुझे लगता है न जाने कितने मैसेजेस होंगे। जब थोड़ा इत्मीनान से वक्त मिलेगा तो विजिट करूंगा, क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ें हैं आज करनी, वो कंप्लीट कर लूं तो ये लगता है कि हाँ, आज का दिन चलो कंप्लीट कर लिया। तो छावा से शुरू करते हैं। ठीक है ना? कितना कुछ बदला फिर छावा के बाद? हाँ, क्या बदल रहा है जीवन में? बहुत सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में कभी भी जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ छावा के बाद, इस तरीके का अनुभव कभी नहीं हुआ था। तो और ऐसा लग रहा है कि कहीं भी जा रहा हूँ, किसी भी जगह जा रहा हूँ तो लोगों ने फिल्म देखी है। पहले ये होता था कि फिल्म देखी थी लोगों ने, लेकिन संख्या कम थी। ये एक तो मेजर डिफरेंस मुझे जो समझ आ रहा है। और जो किरदार है कवि कलश जी का, लोगों के दिल को छू के गई है। और ये किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर कोई किरदार करते हैं और उसके लिए इस तरीके की फीलिंग्स के साथ जब लोग जुड़ जाते हैं, ये बड़ी बात होती है। और कितने बरस लगे इस चीज को पाने में, महसूस करने में? मैं आया था 2001 में मुंबई। हम 2025 में खड़े हैं। पहली फिल्म रिलीज के हिसाब से करें तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, 2002 पिता आई थी। हाँ, जनवरी या फरवरी। हाँ, 23-24 साल। पता है, मैं पॉजेस में ना आपके बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अमूमन जब भी किसी एक्टर के साथ बैठता हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान रहा होता हूँ, या उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं होता है। और मैं बहुत कुछ चीज़ें जानता हूँ तो मैं उस संघर्ष को फील कर पाता हूँ। आप पिछले 25 साल में बहुत फिल्में करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें आप थोड़ा सा दिखाई देते हैं, फिर चीज़ें चली जाती हैं, आई गई हो गई। कोशिश भरपूर रही कि हाँ, कुछ तो ऐसा हो जाए कि अब लगे सुकून। वो सुकून ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वो सुकून मैं देख के आपको समझ पा रहा हूँ कि अब तो ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि फिल्म आई या सीरीज आई और ऐसा लगा था कि इससे हो जाएगा। हुआ, उससे भी हुआ, लेकिन शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, या मैंने उस फिल्म से जो सोच लिया था वो बार थोड़ा मैंने ही बढ़ा दिया था, तो उसके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई। अदरवाइज जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी
तब एक बार ये हुआ था कि हो जाएगा, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई और वो सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर मुक्काबाज लिखने के पीछे कारण यही था कि अपनी फिल्म खुद से लिखता हूँ। फिर उसके लिए जो कोशिश थी उसको करने में मेरी जितनी शक्ति और क्षमता है उसके मुताबिक मैंने सब किया, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उसके मुताबिक उसके चीज़ें बदली, मुक्काबाज के बाद चीज़ें बदली, लेकिन जो मुझे उम्मीद थी उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई थी। तो अगेन वही हुआ कि वो स्पीड नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार छावा के बाद आई एम सेंसिंग दैट। कितनी नई फिल्में आपने अभी अभी सिग्नेचर की? शायद मैं पढ़ूंगा, मैं इत्मीनान से पढ़ता हूँ, मैं सबके स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, आना शुरू हो गया, सुनता हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कहा जाता है कि प्रभु की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कुछ विशेष तरीके से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है मेरे लिए। मतलब अदरवाइज इसमें मेरी कोई से नहीं होती एज एन एक्टर कि फिल्म कब रिलीज़ होगी और कैसे रिलीज़ होगी, लेकिन जिस तरीके से सब हुआ कि छावा आई और उसके 2 हफ्ते के बाद सुपरवाइजर मालेगांव, दोनों 2 अलग तरीके की फिल्में थी हैं, जो पीछे 28 तारीख को रिलीज हुई। मतलब अभी तो पहला हफ्ता भी चल रहा है और 2 बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका, 2 बहुत ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ कोई भी कलाकार काम करना चाहता है, मैडॉक फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट, टाइगर बेबी एंड सुपरवाइजर मालेगांव में अमेजॉन MGM स्टूडियो भी है। तो और उनकी ये पहली फिल्म है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हो पाना अपने हाथ में नहीं होता। अपने हाथ में सिर्फ इतना है एक कलाकार के नाते कि मैं अपना काम, जो किरदार मैंने करने के लिए हाँ किया है, जो किरदार मुझे अच्छा लगा, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि उस किरदार को मेरी शक्ति और सामर्थ्य के मुताबिक, एक कलाकार के नाते जो भी मेरी क्षमता है उसको पूरी तरीके से जी जाऊं, मैं वो करता हूं। बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जो रिलीज डेट्स का 2 हफ्ते में होना और दोनों फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये सब मालिक ही कराते हैं। आप NSD कभी नहीं गए, ट्रेंड एक्टर तो खैर आप वैसे नहीं कहा जा सकता है कि जो लोग NSD से या फिर अलग अलग फिल्म इंस्टीट्यूट से आके कहते हैं कि भाई हम यहाँ से आए हैं। मुश्किल ऐसा नहीं है कि NSD वालों के लिए कभी नहीं रहा, लेकिन जब आपकी कला को आदमी कैमरे पर देखता है तो कई बार किसी एक NSD के कलाकार से ना कई गुना ज़्यादा वो दर्द समेटे हुए दिखाई देता है, या फिर एक अलग तरह का रोष उसके अंदर भीतर दिखाई देता है, जो सबसे पहले मुझे मुक्केबाज में दिखा। और जब मैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव देख रहा था उस दौरान में भी जो आपका किरदार है उसमें मुझे वो नजर आया। आपने अपने आप में इतनी सारी एक्टिंग कैसे भरी? क्या कुछ किया इसके लिए? कुछ भरना नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि नदी बह रही है, बस बहने दीजिए, रोकिए मत उसको, क्योंकि नदी का प्रवाह जब तक चलता रहेगा वो पानी आपके काम आता है। पानी जब रुक जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि रुके हुए पानी में तमाम ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बहता पानी जो है सारी चीज़ें ठीक कर देता है, तो कुछ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है। मुझे लगता है आप अगर बेचैन हैं तो मंजिल मिलती है। बेचैनी के साथ बस इतनी सी बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपग्रेड होते रहिए समय के साथ।
क्योंकि गैजेट्स भी अपग्रेड होते हैं, हम तो इंसान हैं। जो गैजेट अपग्रेड नहीं हुआ वो आउटडेटेड हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आप अगर अपग्रेड हो जाते हैं तो लोगों के साथ आपका एक वो बना रहता है। तो एक कलाकार के लिए भी ज़रूरी है कि आज मैं जो हूँ एज एन एक्टर, मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। मैं कल जो था एज एन एक्टर आज उससे बेहतर हूँ। आने वाला जो कल होगा वो आज जो एक्टर हूँ मैं उससे बेहतर होगा। मुक्केबाज जब आप लिख रहे थे या फिर उसके पहले जो आपका संघर्ष है कि आप एज ए एक्टर स्क्रीन पर आना चाहते थे, तो मुक्केबाज जब आपने लिखी, क्या क्या समस्या आई, कैसे कैसे बनी ये फिल्म, कितनी मुश्किलात रहे, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने खूब बात की है इसके ऊपर, तो आप अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहते हैं तो आप। मैं फिल्म की बेसिकली मेकिंग समझना चाहता हूँ। अच्छा। उस बनारस का जो हिसाब किताब है, कॉन्सेप्ट है, वो समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद भी बनारस से आते हैं और बनारस की अगर बात की जाए तो कला और संस्कृति के लिए वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस है, जहाँ से तमाम कई बड़े कलाकार वहाँ से निकले। वो भी समझाइए और अपने काम के और मुक्केबाज की जो मेकिंग का प्रोसेस है वो भी बताइए। मुक्काबाज लिखने के पीछे कारण ये था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकीज, अगली, ये फिल्में हो गई थी और मेरे लिए ये फिल्में 2013 मार्च तक हो गई थी। क्योंकि 2013 में अगर आप पीछे जाके देखेंगे, 2013 में बॉम्बे टॉकीज, जिसमें मुरब्बा जो कहानी है, बॉम्बे टॉकीज और अगली, ये दोनों फिल्में कैन फिल्म फेस्टिवल में थीं। किसी कारणवश अगली जो है 2014 दिसंबर में रिलीज हुई। तो रिलीज डेट के हिसाब से वो 2014 है, लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए वो फिल्म कंप्लीट हो गई थी, मुझे लगता है 2013 फरवरी मार्च तक। तो उसके बाद जो चीज़ें हो रही थी मैं उससे संतुष्ट नहीं था, तो लिखना शुरू किया मेरी सिस्टर के साथ। मुक्ति मेरी बहन है, तो हम लोगों ने मुक्काबाज ये सोच के लिखी कि ये फिल्म बनेगी तो मेरे साथ बनेगी। और मुझे ऐसा लगा था कि 6-8 महीने में कोई मिल जाएगा, लेकिन वो सिलसिला थोड़ा लंबा चल पड़ा। तो मुझे लगता है पिचिंग ही चली गई करीब 2.5 से 3 साल। फाइनली जब अनुराग सर का आना हुआ तो उन्होंने 2 शर्त रखी कि बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा। मतलब ओके। फिर दूसरी शर्त ये थी कि स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूंगा। मैंने उधर के उधर ही दोनों शर्तों के लिए हाँ भरा। और मुझे याद है दैट डे मैं निकल गया, मतलब जो कुछ भी मेरे पास था बेच के मैं निकल गया पटियाला के लिए। उसी रात को, मुझे 3 बजे रात के आसपास हम लोग निकल गए थे, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रुचिरा, जो अब तभी शादीशुदा नहीं थे, अभी हम लोग पति पत्नी हैं। और जब आप ये कहते हो कि सब बेच बाच के निकल गया, हाँ, तो तब आई थिंक आप 15 साल तो गुजार चुके थे यहाँ पे। 2000, हाँ। और वो स्थिति थी कि 15 साल बाद भी आपके पास बहुत कुछ नहीं था, आपको सब बेच बाच के निकलना पड़ा। क्या होता है ना, एक्टर की जिंदगी में एक चीज होती है, जब आप संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, सबको संघर्ष करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, उसके बाहर भी, चाहे आप ही लोग हों, जर्नलिस्ट हों या चित्रकार हों या किसी भी फील्ड में हों, जब आप शुरू करते हैं तो आपको 2 हाथ करना पड़ता है। वो चीज़ें मदद भी करती हैं, क्योंकि आप उसकी वजह से ग्रो होते हो। आप जहाँ से आए हो, आपकी जो अपब्रिंगिंग है बचपन से,
वो अपब्रिंगिंग और उन विचारों को लेकर के आप जीवन में अप्रोच करते हैं। लेकिन जब आप जीवन में अप्रोच करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो सीख के आए अपने परिवार से या जिस भी समाज से आप आ रहे हैं, वो आज के वक्त में जो आप परसू कर रहे हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो आपने सीखी वो वर्क कर रही हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है जो हम सीख के आते हैं, है ना, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वहाँ वर्क नहीं करती, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख के आते हैं जो बहुत ही अलग तरीके की आइडियलिस्टिक स्पेस में होती हैं, जो हमें किताबों से सिखाया जाता है। तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को समझते हैं, फिर एक मिडिल ग्राउंड फिगर आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपका पिछला है वो एकदम छूट ही ना जाए। तो आप उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं और अपने वर्तमान को भी बचाने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों को बचाते हुए भविष्य में जो आप पाना चाहते हैं उस दिशा में खुद को पुश करते हैं। तो इन सारे प्रयासों में संघर्ष तो होगा। तो एक लड़ाई बाहर चल रही होती है, एक लड़ाई अंदर चल रही होती है। कोई बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाता है, किसी किसी को वक्त लगता है। तो मैं दूसरी कैटेगरी में रहा, और जब ये चीज़ें हुई, बाहर निकला, तो जो 15 साल का वक्त आपने बोला ना, ऐसा नहीं है जब तक आप, संख्या बड़ी नहीं है। मैं अब कलाकार के ऊपर आता हूँ, अभिनेता के ऊपर। एक्टर के लिए ये सालों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता। मतलब इस बात से होता है कि क्या कोई फिल्म या कोई सीरीज जिसमें आपने काम किया और बेहतर कैपेसिटी में काम किया, ये बहुत मायने रखता है। सही बात है। अगर वो चल गई लेकिन आप बेहतर कैपेसिटी में नहीं हैं, तो आप जिस कैपेसिटी में हैं उसी के आसपास की चीज़ें आपको मिलती हैं, क्योंकि एक व्यावसायिक बाध्यता होती है। प्रोड्यूसर्स की अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब किसी का पैसा लगता है तो जो पैसा लगाता है, आप ऐसे समझिए, अब ये चीज़ें मुझे बाद में समझी कि अगर आपको अभी इसी वक्त किसी व्यक्ति को जिसके साथ कोई खासा संबंध भी ना हो, या सपोज संबंध भी हो, और आपको उस व्यक्ति को 2-4-5 लाख देना है, ये जानते हुए कि लौट के नहीं आएगा, या दे रहा हूं, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कितने लोग हैं जो दे देंगे? बहुत कम। हाँ, अब मैं ये व्यक्तिगत संबंधों में ये बोल रहा हूं आपको। अब आप समझिए कि जहां व्यक्तिगत की बजाय, पर्सनल की बजाय, जहां व्यावसायिक कॉमर्शियल रिलेशंस, बिजनेस की बात आती है, वहां अगर कोई इस तरीके से बिजनेस कर रहा है कि कोई ग्राउंड नहीं समझ में आ रहा है कि लौट के आएगा या नहीं आएगा, और एक ग्राउंड समझ में आ रहा है कि यहां पे लौट के आएगा, तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे? जाहिर सी चीज़ है, वहीं जाएगा जहां पता हो कि लौट के आ जाएगा। बिल्कुल। तो जब तक आपकी कोई चीज ऐसी नहीं चल जाती कि लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा हो जाए कि आप पे लगाई हुई रकम लौट के आ जाएगी, तब तक वो वाला जो संघर्ष है वो जारी रहता है। तो ये चीजें मैं कमोबेश उस वक्त समझ चुका था। इसलिए जब मैं मुक्काबाज कहीं लेके जाता था और ये होता था कि विनीत कोई और रोल कर लो या स्क्रिप्ट दे दो, एज ए राइटर तो हो ही, अपने लिए दूसरी लिख लेना, तो मैं कभी बुरा नहीं मानता था, मैं खुश होता था वहां से। मैं, एक कंडीशन तो बहुत क्लियर थी कि बनेगी तो मेरे साथ ही बनेगी, और अगर मेरे साथ नहीं बनेगी तो इस स्क्रिप्ट को आग लगा दूंगा। तय था, मेरे करीबी दोस्तों को ये पता था, और वो सब ये बोलते थे, विनीत यार कौन करता है ऐसे यार, इतना डायरेक्टर बोल रहा है, प्रोडक्शन हाउस जिन लोगों ने चाहा था कि बनाएं वो भी कह रहे हैं, विनीत दूसरी लिख ले। मैं बोलता नहीं, बनेगी तो यही बनेगी, यही बनेगी और मेरे साथ ही बनेगी।
ये जिद थी। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने साथ दिया। उनकी जो व्यवसायिक बाध्यता थी उसको मैं समझ रहा था, तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता था। इनफैक्ट सच बता रहा हूं, मैं जब उस मीटिंग से उठ के जाता था तो मुझे खुशी होती थी, इस बात की खुशी होती थी कि यार ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने अच्छा सिनेमा बनाया है। अगर इनको इस स्क्रिप्ट में पोटेंशियल दिख रहा है मतलब कुछ तो गुरु है, बस मैं सही दरवाजे पे पहुंचना बाकी है, तो ये नॉक नॉक जारी रखूंगा। तो ये जो टुकड़ा था ये लेके मैं घर जाता था, वो खुश रहता था कि कुछ तो है। मेरे लिए ऐसा होता था ना कि एक एक स्टैंप लग जाता है ना कि इनको पसंद आई है, तो स्क्रिप्ट तो मेरी अच्छी है, उसमें तो कोई दो राय ही तो नहीं। अब अगर इनको भी पसंद आई थी, उनको भी पसंद आई थी, उनको भी पसंद आई थी, मतलब कुछ तो है। अब बस इसको वहां लेके जाना है जहां कोई सामने वो बैठा हो जो बोले नहीं तुम्हारे साथ ही बनेगी। ज्यादा खतरनाक ये होता है कि आप स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, सामने वाला मिल रहा है, आपसे बात कर रहा है, बिकॉज एक आपसी एक अंडरस्टैंडिंग सबकी होती है। सही बात है। तो वो इज्जत आपको मिल रही है, क्योंकि वासीपुर भी कर ली थी, बॉम्बे टॉकीज अगली हो गई थी। ज्यादा खतरनाक वो होता है जब मुलाकात तो हो रही है लेकिन स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट नहीं शो किया जा रहा है। इसका मतलब है आपको अंदर अपनी दृष्टि घुमानी पड़ेगी और अंदर जाके फिर से स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने आपको समय दिया, बड़ी बात है। सामने वाले ने आपकी कहानी सुनी, बड़ी बात है। अब अगर सामने वाला प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपकी उस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखता, तो इस चीज के लिए आप सामने वाले का मन ही मन धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको वक्त दिया और आपकी कहानी सुनी, ये जानते हुए कि आपने कोई तोप जो है चलाया नहीं। तो उस चीज का मान मैं रखता हूं। अब अगर इस आपकी कहानी में उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि चलो ठीक है, एक जगह हो सकता है, दो जगह हो सकता है, 5 जगह पे यही हो रहा है, 10 जगह पे यही हो रहा है, कहीं तो कुछ ऐसा हो कि नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन फॉर दिस रीजन दैट रीजन अगर बोलो तो आगे बढ़े। अगर वो होता है तो चलिए समझता है, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट एक्साइट अगर नहीं कर रही है और लगातार लोगों को एक्साइट नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जाके ये देखना, रिविजिट करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूं और लोगों तक जो पहुंच रहा है कि बीच में कोई बड़ा गैप है। कहानी की बात कर रहा हूं, तो वो कहानी तो पहुंच रही थी, बस ये हो रहा था विनीत एज एन एक्टर वो नहीं पहुंच पा रहे उस समय जिस पोजीशन में है उसके कंधे पे, या क्या विनीत के साथ आगे बढ़ा जाए इस बजट के साथ, बिकॉज वो जो मैंने बोला ना, लौट के आएगा या नहीं। क्योंकि जब प्रोड्यूसर का पैसा टूटता है तो सिर्फ एक प्रोड्यूसर का पैसा नहीं टूटता, आपके ऊपर किया गया भरोसा टूटता है। और किसी एक प्रोड्यूसर ने आप पे भरोसा किया और लगाया, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये ऐसा नहीं है ये छुप जाएगा, बाकी प्रोड्यूसर्स को भी पता चलेगा, तो आपके लिए फिर थोड़ी और मुश्किल बढ़ जाती है। सही बात है। तो वो जो वक्त था जो आपने बोला कि 15 साल होने के बाद बेच बाच के वाली स्थिति, वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपके साथ वो कोई ऐसी फिल्म या काम ऐसा ना हो जाए जिसमें आप ऐसी कैपेसिटी में हो जो लोगों तक पहुंच गया, तब तक चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे जीवन बीत जाए, जो संघर्ष निरंतर रहने वाला मतलब नहीं होता। खैर मैं फिर से छवा पे आ रहा हूँ। आजकल ना बहुत सारी ऐसी पीरियड फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में बन रही हैं, है ना, और ऐसी फिल्मों पे काम करना भी ना एक बड़ा जिम्मेदारी भरा काम होता है, क्योंकि कई बार नैरेटिव बिल्ड हो रहा होता है, कई बार इस पे द्विपक्षीय लोग आपस में विवाद कर देते हैं, ट्विटर से लेके अलग जगहों तक, या फिर जो समाज के प्रति जो नज़रिया है, एज ए एक्टर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर एक कलाकार के रूप में किसी ऐसे किरदार को निभाना
जो किसी के सेंटिमेंट से कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है, कितना मुश्किल होता है इस पे करना? और जब ये रोल आपको मिला तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था इसको प्रिपेयर करना? सी मुश्किल होता है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं एक कलाकार हूं, मेरे पास ऐसा कोई टीम ऐसी नहीं है 25 लोगों की जो रिसर्च कर रही है। मैं कई विभागों को जानता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, कई विभागों को जानता हूं जो कई ऐसी किसी ऐसी टॉपिक पे कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी परिणाम पे पहुंच नहीं पाए, कई साल लग गए। तो अगर मेरे पास जो 3-4 लोग हैं, कोई हेयर का है, कोई मेकअप का है, कोई गाड़ी चलाता है, तो इनको रिसर्च पे तो नहीं लगा सकता। अब अगर मैं ही रिसर्च करने लग गया तो पता चले मैं एक फिल्म करूंगा 6 साल लग जाएगा, रिसर्च ही कर रहा हूं। तो मेरे पास भरोसा जो है, मेरा एक वो रहता है कि भाई हम राइटर पे, डायरेक्टर पे, प्रोडक्शन हाउस पे भरोसा करके चलते हैं, और कहानी अच्छी लगती है तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, किरदार अच्छा लगता है तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो मैं चुनाव ऐसे करता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि अगेन वही बात कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने मुझसे कहीं ज्यादा सोचा होगा कि ये दिशा में बढ़ना है या नहीं, है ना। तो जो भी जिम्मेदार प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग काफी मंथन कर चुके होते हैं। अब अगर मुझे कहानी समझ में आ जाती है, किरदार समझ में आ जाता है, तो ये होता बिल्कुल किया जाए। लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहा कि चूज करने की स्थिति में मैं नहीं था। सामने आ गया, जो आ गया वो करना है। तो ये काफी समय तक चला है। मुझे लगता है मुक्काबाज के पहले तक यही स्थिति थी। मुक्काबाज के बाद भी जो चीजें हुई, वो जो मैंने बोला, उस तरीके से मन मुताबिक नहीं थी। अगर आप जाके देखें तो मुक्काबाज जिस कैपेसिटी में की थी एज एन एक्टर, उस कैपेसिटी की कोई फिल्म, मतलब थिएट्रिकल रिलीज वैसी किसी इस तरीके का कोई बढ़िया एसोसिएशन और वो क्षमता रखती हो कोई फिल्म जिसमें प्रोड्यूसर भी ऐसे हों और डायरेक्टर भी ऐसे हों, और मुक्काबाज एज एन एक्टर जिस कैपेसिटी में किया था एज ए लीड, तो वो हो नहीं पाया एज ए लीड। उसके बाद से कोई रिलीज थिएट्रिकल नहीं हो पाई। तो वो कहीं ना कहीं अंदर मेरे फूट रहा था। तो वो थोड़े समय तक चला, फिर कोविड भी आ गया। फिर कोविड ने सारी चीजें और शेक करके रख दी। तो एक फेज रहा है जिसमें बहुत परेशान था, गुस्सा आता था, समझ में नहीं आता था। पहले ये लगता था कि हाँ चलो हो ही नहीं है तो लोग सोचें इसके लिए कुछ करूं, लेकिन अब तो हो गया, कर भी दिया, अब क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेटर ऑन आई रियलाइज दिस बॉक्स ऑफिस थिंग। तो इसलिए जब भी कोई इंटरव्यू होता है और कभी भी मौका मिलता है, तो मैं हमेशा दर्शकों से यही कहता हूं कि आप जब एक टिकट खरीद के फिल्म देखते हो, तो आप अपने उस कलाकार को, वो एक टिकट नहीं होती, उस कलाकार का जो भी घर बन रहा है ना, करियर का घर जो बन रहा है, उस करियर के बनते हुए घर में वो एक टिकट एक ईंट की जैसी, एक ईंट के बराबर, इतनी जरूरी है। आप समझो कि सही जगह की 2 ईंट अगर हट जाएं तो कितना कमजोर हो जाता है। तो जब एक एक टिकट देख के दर्शक देखते हैं, तो एक कलाकार को वो आज़ादी मिलती है कि वो खुद के साथ प्रयोग कर सके। और मेरी कोशिश यही है, मेरी सारी जद्दोजहद यही है, मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। पर मुझे ना एक चीज़ अब अच्छे से आप समझाइए, क्योंकि क्या है ना कि जब भी किसी एक्टर या कोई भी एक्टर थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में आ जाता है, काम करना शुरू कर देता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे ना पर्दा डाल देता है जिसके बारे में वो चाहता ही नहीं है कि चर्चा करे। मैं बहुत कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि पैरेलल वर्ल्ड में आपके साथ बहुत सारे ऐसे एक्टर आए होंगे, आपके पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्टर आए हैं
जिसको इसे फिल्म इंडस्ट्री ने खत्म कर दिया, भूल गए, या फिर जो लगा तो उनको थोड़े बहुत समय के लिए यूज किया, उसके बाद फिर से गायब कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये बहुत आसान रास्ता है। तो आप मुझे बताइए कि इस दौरान में जो चीजें ये चल रही होती हैं, कितना मुश्किल हो जाता है, या फिर कोई एक्टर जो 15 साल, 10 साल, 20 साल गुजार लिया, सिर्फ विनीत सिंह की बात नहीं है, विनीत सिंह ने अपने आसपास समकालीन बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कहा है कि बस यार अब बहुत हो गया, अब चले जाते हैं। क्योंकि ये दिक्कत नहीं है कि मुझ में कमी है, ये जगह ही उस तरीके का है कि जिसमें चुनाव बहुत मुश्किल हो गया है। मैं इसको ना अलग तरीके से देखता हूँ। किसी जगह पे जितनी क्षमता होगी आप उतना ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हम ये जिस जगह पे हैं यहाँ पे 5,000 लोगों को तो नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। हर चीज की अपनी क्षमता होती है, उतनी ही जरूरत भी होती है। तो उसी के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी हो पाती है जाने में अनजाने में। तो एक डिजाइन होता है बाय डिफॉल्ट। अब मैं इसको थोड़ा वक्त लूंगा। मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता। रीजन, मैं बनारस से हूं, मैं खेलता था। मैं अपने पिछले इस सवाल में ना ये बस वर्ड इस्तेमाल नहीं करना बस आपने वो वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल वही है। इसीलिए क्योंकि मैं इन बिटवीन टेक्स्ट समझ गया, इसलिए मैं डायरेक्ट ये बात बोल रहा हूँ। मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। रीजन, मैंने देखा है इंजीनियर को अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हुए, मैंने देखा है डॉक्टर को अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हुए, मैंने देखा है पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन बने, मैंने देखा है कि गल्ले पे जो फैमिली बैठा करती थी उसी परिवार का बच्चा बाद में उस गल्ले पे बैठा, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, या कोई भी ऐसी शॉप। ज्यादातर मैंने ये देखा है। तो ये मैंने मेरे शहर में देखा है। जब उम्र थोड़ी बढ़ी और शहर से बाहर निकला तो दूसरे शहरों में भी देखा, दूसरे राज्यों में भी देखा। तो ये सब जगह है। देश के बाहर गया तो वहां भी ये चीज दिखती है, थोड़ी कम है। उतनी जानकारी मुझे बाहर वाली तो नहीं है, लेकिन अपने यहां तो मैंने भर भर के देखा है। फिल्म इंडस्ट्री पे लोगों की निगाह होती है तो ज्यादा बात होती है। मैं ये बोलता हूं कि एक माँ बाप जब अपने बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं तो हर माँ बाप यही चाहता है ना कि उसके प्रति जो जिम्मेदारी है मैं पूरी कर सकूं। मैंने देखा है माँ बाप जो है बच्चे को पैदा होने के पहले खिलौना खरीद के रख लेते हैं, कपड़ा खरीद के रख लेते हैं, और ये सब करते हैं। कौन माँ बाप जिसने बच्चे को इस दुनिया में लाया वो बोलेगा कि नहीं नहीं, एजुकेशन सबको बराबर की नहीं मिल रही तो अपने बच्चे को कम ही पढ़ाऊंगा? कौन चाहता है ऐसा? कौन माँ बाप ये बोलेगा कि नहीं यार देखो ठीक है मेरे पास तो है, लेकिन हर बच्चे को जो है स्वास्थ्य की वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मैं अपने बच्चे को बीमार रहेगा 4-5 दिन नहीं दिखाऊंगा? कौन माँ बाप ऐसा सोचता है? हर माँ बाप यही सोचते हैं ना कि मेरे पास जो उपलब्ध है उससे ज्यादा अपने बच्चे के लिए कर सकूं। कहा जाता है ना माँ बाप पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारे देश में कहा जाता है ना माँ बाप अपनी नींद काट के बच्चे को सुलाते हैं। तो बच्चे के लिए माँ बाप बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं। यह हमारे देश की परंपरा रही है। और कोई भी माँ, दुनिया में कोई भी माँ बाप, बड़ा परसेंटेज ऐसा ही होता है कि वो यही चाहते हैं कि हमने जो सीखा, हमने जो जाना, हमने जो समझा है, उसका जो द बेस्ट है वो हम बच्चे को दें। बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया से बढ़िया हेल्थ से जुड़ी चीज़ें, बढ़िया से बढ़िया खेलने की जगह, बेहतर सर्कल, अपनी सोच समझ के हिसाब से जो एक बेसिक्स है आदमी देना चाहता है। तो जब बच्चा बड़ा होता है और किसी काम की दिशा में जब बढ़ रहा होता है तो माँ बाप इन्फ्लुएंस तो करते ही है ना। माँ बाप चाहते हैं कि उन्होंने जो समझा, मेरे माँ बाप ने भी तो चाहा था
कि फिल्म इंडस्ट्री में न जाऊं। मेरे पापा मैथमेटिशियन है, वो चाहते थे कि एकेडमिक्स में ही रहूं, तो वो भी अपने तरीके का नेपोटिज्म तो कर ही रहे थे। उन्होंने बोला था कि बेटा इस फील्ड में रहोगे तो मैं एटलीस्ट तुम्हें गाइड तो कर पाऊंगा, तुम जिस फील्ड में जा रहे हो मुझे कुछ पता ही नहीं, ना दाएं ना बाएं, होता कैसे है ये काम। तो वो भी समहाउ एक नेपोटिज्म की तो बात कर रहे थे। तो यहां आके हम पलट क्यों जाते हैं? कोई बच्चा किसी फिल्म स्टार के घर में पैदा हुआ, उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं। मैंने तो अर्जी नहीं, मेरी जितनी समझ है एज ए ह्यूमन बीइंग, मैंने ईश्वर को आज तक देखा नहीं। एक विश्वास है, कुछ एहसास ऐसे रहे हैं जीवन में जहां पे लगता है यार ये कैसे हो गया, क्योंकि वो मेरी क्षमता के बाहर था। तो मैंने देखा है कि मेरे माँ बाप भी ये कहते थे कि ये भगवान की कृपा थी, ये हो गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा है। तो जब आप अपना भरोसा किसी ऐसी शक्ति में रख देते हैं तो आप शक्ति से भर जाते हैं। तो मेरे लिए वर्क करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने प्लान किया, चीजें उस मुताबिक नहीं हुई। एनीवे, दूसरा टॉपिक है, मैं आता हूं इस पे भी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा किसी कलाकार के घर में, परिवार में पैदा हुआ और उनके माँ बाप को ये लगता है कि ये बच्चा जो है इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो कोशिश तो करेंगे ना। क्या गलत है? हमारे शहर के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया ना, इंजीनियर बना। मैंने देखा है जो लोग स्पोर्ट्स में थे उन्होंने अपने बच्चे को फर्स्ट 5 में खिलाया जबकि उसके लायक वो नहीं थे। तो ये तो मैंने देखा है। यहां तो कोई फर्स्ट 5 वाला चक्कर नहीं है। मैंने तो वो भी देखा है कि मेरे कई दोस्त थे, जब वो टेंडर लेने गए, जब वो अपने जीवन में ये हुआ कि ठेकेदारी करेंगे और उन्होंने ठेकेदारी का टेंडर भर दिया, तो उन्हें एनोनिमस कॉल आई, बोले टेंडर वापस ले ला। सामने वाला क्या बोला था? बोला बढ़िया, हमें न जाना हुआ अच्छा हो। कहे कि हम लोग जब तोहरे दरवाजा पे आ जाए ना, आप समझ रहे हैं? समझ गया। तो टेंडर की दुनिया ऐसी देखी थी। यहां ऐसा नहीं होता कि आप पिक्चर बना रहे हो, आपकी पिक्चर कोई रोक देता है, नहीं होता। तो क्यों? मैं इस बात को समझता हूं कि हाँ, माँ बाप हैं, वो चाहेंगे ना बच्चे का करियर। हर माँ बाप तो चाहता है। आपका बच्चा जब आईआईटी की तैयारी करता है तो आप पूरा एकदम व्यवस्था बनाते हैं ना कि घर के रिश्तेदार भी बच्चे को जो है डिस्टर्ब ना करें। मैंने देखा है शादी में खुद ही जाके लोग बोल देते हैं नहीं वो तैयारी कर रहा है, नहीं आएगा। सही बात है। तो जब यहां ये चल रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री में जब एक माँ बाप अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हैं, उन्हें जो समझ में आ रहा है, तो इतना क्यों? अब ये समझ के मैं बाहर से आया हूं, मैं बनारस से आया हूं एक सपना लेके, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। तो मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान थोड़ी किया है। मैंने किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर, किसी राइटर को व्यक्तिगत रूप से कभी जीवन ने ऐसा मौका भी नहीं दिया। जब संघर्ष का वो, अभी तो ठीक है, अभी बहुत सारे मित्र हैं जो जानते हैं मुझे कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, तो मेरे मन में वो नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनके लिए मैंने अपने जीवन में, मुझे मौका नहीं मिला वो अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, इनके लिए मैंने तो कुछ कभी किया नहीं। मैं क्यों उम्मीद पाले बैठा हूं? इसलिए अपनी फिल्म ये होता है चलो लिखते हैं। उन्होंने थोड़ी रोका है कि मैं लिख रहा हूं तो मुझे नजरबंद कर देंगे। लिखिए, अच्छी बात, कोई आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पिक्चर बनाना चाहते हैं बनाइए, बहुत लोग आते हैं पिक्चर बनाते हैं, ऐसा थोड़ी है किसी की फिल्म को रोक दिया। व्यावसायिक तौर पे ये अब समझ, जब आप आगे बढ़ते हो तो ये समझने की जरूरत है
कि जो साड़ी वाली गली थी जिसमें साड़ियां बिका करती थी, तो 3 जनरेशन से कुछ परिवार ही हैं, अब उसमें अचानक आप बाहर से आके एक दुकान लगाओगे तो आपको वहां बहुत परिश्रम करना पड़ता था। मैंने वो भी देखा है, मेरे ही शहर बनारस में देखा है। तो वो संघर्ष तो रहेगा ना, वो वहां के लिए बाहरी हो जाते हैं। हाँ, अब उसमें ये होता है कि आप कहां तक खुद को पुश कर पाते हो, आप कब तक उस फोर्स के साथ आगे बढ़ते हो जिस फोर्स के साथ आप आए थे। तो उसमें आपको कई सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और व्यस्तता की बात, जैसे आपने बोला कि आपको मैसेजेस, मैंने क्या जवाब दिया, बहुत सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पाया। मैं इतना भी बड़ा तो नहीं हूं ना, फिर भी मेरी हालत ये है। आप इमेजिन करिए जो बड़े स्टार्स हैं। तो विनीत भाई, जब ये होता है कि एक प्रेशर सोसाइटी का फिल्मों पे तो है, ये नेपोटिज्म का सवाल पूछने का बेसिकली एक सिंपल सी समझ ये थी कि आप वहां पे रह रहे हो, आप उस चीज को ज्यादा बेहतर देखते हो। हम अगर डायरेक्टली कहेंगे ना तो किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नहीं, उस चीज को जी के आप कह रहे हो। अनिल भाई देखिए क्या होता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत नजरिया होता है। मैं वहां रह रहा हूं ये एक बात है, मैं वहां नहीं रह रहा हूं ये एक बात है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग, अरे अगर एक कॉलेज है, एक डिपार्टमेंट है, कॉलेज तो बड़ी चीज हो गई, एक डिपार्टमेंट में ही 5 लोग अगर बैठते हैं, 5 लोगों का 5 नजरिया है। सही बात है। छोटी कैपेसिटी में 5 लोगों का 5 नजरिया, एक की चेयर यहां लगी, एक की चेयर वहां लगी, एक की चेयर वहां लगी, एक की चेयर यहां लगी, उस चेयर को लेके इस चेयर का नजरिया कुछ अलग है भाई। एक ही कमरे में होते हुए भी आपके नजरिए अलग अलग हैं। तो आप कहीं हो कहीं ना हो, इससे भी ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपने नजरिए के स्तर पे कहां तक पहुंचे। क्योंकि आप कितना ग्रो हुए, कहां तक ग्रो हुए, ये सब बहुत मायने रखता है। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है। जो बात की ना मैंने कि हम कई बार, हमें जो सिखाया गया, हम जो समझ के आए, उसको लेके आगे बढ़ रहे हो तो इसे छोड़ने में तकलीफ होती है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि भाई हमको आदत पड़ी हो, बोलते हैं अरे भाई सुबह सुबह उठ के मुझे पंचायत मत सुनाया करो है ना, उनको आदत पड़ी है बचपन से। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं एंड दे आर ओके विद इट। तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, आपका नजरिया है, आप ठहरा रहे हो भाई ये गलत है, भाई ये सही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज ने तय किया कि भाई इंडिया में गाड़ी लेफ्ट से चलेगी, आप राइट से चलाओगे क्योंकि आपका नजरिया कुछ अलग। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वो बिजार स्पेस में आप जाके फिर डिस्कशन कर रहे हो। बट आजकल ज्यादा यही होने लग गया है कि आपको लगता है तो आप तर्क दे के, वो तर्क नहीं, वो कुतर्क है, वो दे के सारी चीजों को आप चाहते हो कि हमारे हिसाब से सब लोग। ऐसा नहीं होता, सामने वाले के हिसाब से भी सोचिए। आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपने कसम खा के निकले ब्रेक लगाऊंगा ही नहीं आज, ऐसे चलती क्या गाड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लगाते हो ना ब्रेक। अब ब्रेक लगाते हो क्या सामने वाले की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते हो कि आपकी वजह से मुझे ब्रेक लगाना पड़ा? आगे बढ़ते हो ना आप। गाड़ी का नंबर तक आपको याद नहीं रहता, नंबर तो छोड़िए, कलर तक याद नहीं रहता, कलर ब्रांड तक याद नहीं रहते कौन सी गाड़ी के पीछे मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। अगर आप इन चीजों में उलझ गए कि आप अपने करियर की गाड़ी लेके निकले थे, फला की वजह से, ढिमका की वजह से मेरे को ब्रेक लग गया, ये लग गया, तो ये सब अगर आप इकट्ठा करने लगोगे तो दे आर सो मेनी थिंग्स you are collecting which is not going to help you to go ahead in your life. तो जस्ट इसलिए वाइज लोग बोलते हैं लेट इट गो, लर्न, अपग्रेड। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि समस्याएं आएंगी, मैं कल उसको कैसे देखा करता था, क्योंकि मैं देखा करता था उसी की वजह से आज भी मैं ही देखूंगा, तो ये जिद हो गई। भाई आप कभी गांव में थे तो कुएं में रस्सी डाल पानी निकालते थे, अब आप रस्सी ले घूम रहे हैं कि जब तक रस्सी डालूंगा नहीं तब तक पानी पीऊंगा नहीं। भाई टैप है, खोलो।
आजकल तो सेंसर भी आ गया है, हाथ लगाओ पानी छूने के पानी, तो अपग्रेड करते हो ना भाई, तो बाकी जगहों पे करते हो, तो जीवन में क्या दिक्कत हो रही है, करियर में क्या दिक्कत हो रही है? अगर ये हम कर, मेरे साथ सुविधाजनक हुआ, और मेरे साथ असुविधाजनक तब हुआ जब मैं स्टबबॉर्न हुआ, क्योंकि चीजें बाय डिफॉल्ट डिजाइंड है, उसमें आप अपने लिए जगह खोजो। और फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अनुभव है, बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं, वहां हैं, वो काफी समय से हैं, मतलब 2 जनरेशन 3 जनरेशन हो गई, बहुत वार्म तरीके से मिले। सब ऐसे होंगे जरूरी नहीं। एट द सेम टाइम मैं जहां से आया हूं, जहां का मतलब अब बनारस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं बाहर, जहां से मतलब बाहर, बाहर से आए हुए तमाम ऐसे लोग हैं, नहीं पटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो अपने ही समकक्ष को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, खुल के नहीं बोल पाते, लिख नहीं वो पाते। तो आप भी नहीं बोल पा रहे, तो होता है ना, होता है। समझ रहा हूँ मैं। 2-3 सवाल और तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हम। अच्छे लोग हर जगह हैं, है ना, हर फील्ड में। आपको भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार मिले होंगे जो बहुत अच्छे हैं, जिनसे आपका कभी कोई रिश्ता नहीं था। सही बात है, मिलते हैं। आप स्वीकार करने के लिए आपने अपने खिड़की दरवाजे खुले रखे हैं या नहीं रखे हैं, मायने रखता है। मुझे तो बहुत सारे सजेशन ऐसे लोगों ने दिए जो इंडस्ट्री में काफी समय से रहे। हाँ, ये भी कहता हूँ सब ऐसे नहीं होते, तो हर किसी से आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, बड़ा सीरियस हो गया। मैं ये पूछूं कि महेश मांजरेकर साहब अभी कुछ बॉम्बे में रेस्टोरेंट वगैरह भी बना के रखे हुए हैं। हाँ, कभी गए कि नहीं खाना वाना खाने का? बहुत चाव से खिलाते हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, वहां पे नहीं जा पाया, लेकिन मैं खाना खाया हूँ, क्योंकि मैं गया था सर को मिलने के लिए, तो वहीं का खाना था, है ना, तो मैंने, अच्छा था, टेस्ट बढ़िया था। वो है उनको, मतलब जब मैं गया था मुंबई, तो उनके साथ काफी सारा वक्त बिताया, बिकॉज जो एक टैलेंट हंट था उसमें ही वाज वन ऑफ द जजेस, एंड वास्तव के बाद की बात थी, तो वास्तव मैंने देखी टैलेंट हब आप कब गए थे? 2002 में? 2001। अच्छा। 2001 में एक टैलेंट हंट था, सुपरस्टार्स, चैनल 9 गोल्ड पे था, और वो एक्टर खोजे जाते थे उसमें। तो उसमें सर से मुलाकात हुई, तो पहली फिल्म उसी टैलेंट हंट में उन्होंने देखा, उसमें एक फिल्म प्लान कर रहे थे, तो मैं मेडिकल कॉलेज से गया था तभी, तो कॉलेज में रहते रहते फिल्म मिल गई थी, फिल्म भी की। फिर वो फिल्म चली नहीं, तो भाग दौड़ ज़्यादा होने लगी इधर उधर, तो दिन भर, किसी को जानता नहीं था मुंबई में, दिन भर इधर उधर घूमता था, शाम को उनकी ऑफिस पहुंच जाता था, तो शाम को उनकी ऑफिस में जो है भेलपुरी, वड़ा पाव, ये सब आता था सबको खाने के लिए, वो एकदम मुंबई वाला है ना उनका। तो वो मैं भी साथ में खाता था, फिर कभी कभी पूछ लेते थे, क्या विनीत, क्या चल रहा है? तो बताता था कुछ नहीं, लोगों से मिल रहा हूँ। तो उनको पता था कि ये रास्ते पे, कौन से रास्ते पे चल रहा है और क्या होगा, तो काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। और फिर एक दिन उन्होंने बोला कि विनीत, तू सोचता अच्छा है, लिखता अच्छा है, जब तक कुछ नहीं होता तू असिस्ट कर ले मुझे। तो वो सिलसिला चल पड़ा। मतलब चलो, कम से कम हर सेट पे जो 100-150 लोग होते हैं, मुलाकात तो होगी, मैं किसी को जानता नहीं शहर में, और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे रास्ते बन जाएंगे। तो वो चलता गया, तो मैंने 6-7 फिल्में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कर ली, एंड फाइनली मतलब जब ये लगा कि अब यहाँ से भी चीज़ें कहीं जाती नहीं दिख रही, तो फिर वहाँ से बाहर निकला, और फिर एज एन एक्टर चीज़ें शुरू की। और जब अनुराग कश्यप से आप मिले? अनुराग सर को मैं 2009 में मिला था, उसके पहले बीच में 1 साल का कुछ फेज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बनारस चला गया था, और मुझे लगता 8-10 महीने मैं घर पे ही था। एग्जैक्ट कितने महीने होंगे मुझे नहीं पता, बट हाँ, तकरीबन 1 साल से थोड़ा कम
बस दिन भर फिल्में देखता था, सुबह शाम ग्राउंड जाता था और बस यही करता था। घर वाले परेशान, क्योंकि तभी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, एमडी हो गई थी, तो घर पे शादी तिलकहरू जिसे बोलते हैं ना, उनका भी तांता लगा हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बॉम्बे में मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे जाऊं, कैसे शुरू करूं, क्योंकि उस समय बॉम्बे में घर भी चला गया था, कुछ नहीं था मेरे पास। कई दोस्त थे जो वापस चले गए थे, तब समझ नहीं आ रहा था अब कैसे शुरू करूं। तो उस समय महेश भट्ट सर जो है वो मुंबई से आए थे बनारस बीएचयू का एक प्रोग्राम था स्पंदन, उसके लिए एज ए चीफ गेस्ट। तो उसमें मेरे भाई को पता चला, कार्तिकेय को। अच्छा। और वो दिन भर देखता था भैया कर क्या रहे हैं। तो मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से मेरे अंदर बिलीव रखा, बॉम्बे आने के पहले से, मेडिकल में जाने के पहले से, क्योंकि ये उसके पहले तय था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा। लेकिन बनारस से यहाँ की जो दूरी है, वो दूरी किलोमीटर में नहीं नापी जाती, ये नापी जाती है आप किस परिवार में हैं, कौन से समाज में हैं, कहाँ से। तो वो दूरी उसकी वजह से कम या ज़्यादा होती है। अदरवाइज तो आप फ्लाइट में बैठेंगे 2 घंटे में आ ही जाते हैं। लेकिन आप किस परिवार में हैं, आपके आसपास का समाज क्या है, और वहाँ से वो तय होता है कि वो दूरी कितनी है। तो उसमें मुझे थोड़ा वक्त लग गया ज़्यादा। तो फिर कार्तिक को जब पता चला तो कार्तिक बोला भैया चलिए आप मेरे साथ। मैं कहाँ? मतलब महेश भट्ट साहब आए हैं, कपड़ा पहनो आप। और उसने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि बॉम्बे में मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। मैं इस मामले में बहुत वैसा नहीं रहा हूँ कि फट से जाके किसी से मिल लूँ और उसको अपना मुरीद बना लूँ, वो नहीं हो पाता मुझसे, ये मेरी कमी है, मुझे बहुत वक्त लगता है। तो बॉम्बे में तो नहीं मिल पाया महेश भट्ट साहब को। बनारस में मुलाकात मतलब ऐसी थी कि पूरे दिन हूँ, महेश भट्ट साहब गाड़ी में यहाँ, मेरे भाई ने मुझे गाड़ी में यहाँ बिठा दिया, पूरे दिन उन्हीं के साथ हूँ। भाई साहब क्या करते? भाई साहब बहुत कुछ करते हैं, नहीं जाते बट मेरे लिए वो हनुमान है। हाँ, इंटेंट बहुत प्योर रहता है। आपसे बड़े हैं छोटे? छोटा। अच्छा। तो आप सबसे बड़े थे? नहीं, मुझसे बड़े एक भाई हैं। चार भाई बहन? 3 भाई 2 बहन। 5। तो मेरी बहन पिछले 8 साल से तो बॉम्बे में ही है, मुक्ति एक बहन। और दूसरी बहन जो है वो एथलीट है, वो इंटरनेशनल प्लेयर रही है। वो हर्डल 200 मीटर ये सारे रेस भागती थी, अभी तो नहीं खेलती। तो अभी तो प्लेयर पूरे दिन। हाँ, अभी तो प्लेयर रहे हैं। हाँ, मैं नेशनल लेवल का प्लेयर था, वो बड़ा स्ट्रगल करके खेल पाता था। मतलब ठीक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, मेहनत करके नेशनल्स खेल लेता था। मेहनत करके मतलब बहुत ही अलग लेवल पे जाता था। फिर मतलब लोग टीम खेलना शुरू करती थी गर्मियों के दिन में, 4:30 या 5 का शेड्यूल लगता था, मैं 3 साढ़े 3 बजे बॉल लेके ठकाक ठकाक शुरू। तो पिताजी जो है बहुत डांटते थे इस बात के लिए। घर में आता तो बोलते थे आ गए स्पार्टा मैन ये शब्द था आ गए स्पार्टा मैन तो पूरा देखता था कि भाई, और घर में भी ऐसे ही घुसता था, है ना। तो मतलब एक कोई काम करता हूं तो फिर रोम रोम से करता हूं, है ना। तो जो भी करता हूं रोम रोम से करता हूं। तो वो रोम रोम से करने के बाद भी नेशनल तक ही पहुंच पाता था। मेरे साथ के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बने, मेरे जूनियर इंडिया टीम के कैप्टन रहे बास्केटबॉल के। क्या बात। तो एनीवे, कार्तिक ने महेश भट्ट सर के बगल में बिठा दिया और सर से बातचीत शुरू हुई। कार्तिक आगे बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है। पूरे दिन सर के साथ समय बिताने का मौका मिला। और जब ये मौका मिला तब एक होता है ना कि मैंने बोला मुझे बहुत समय लगता है। फिर महेश भट्ट सर ने बोला था कि विनीत, आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ रॉ एनर्जी एंड टैलेंट इन यू। आई फेल्ट द सेम थिंग व्हेन आई मेट इरफान, वाजपेयी एंड राणा। कितने सुंदर लोग। ही सेड दिस एक सेंटेंस में, और उनके वाक्य भी बहुत प्रभावशाली रहते हैं। तो इरफान भाई, आशुतोष राणा भाई, मनोज भाई, इनका तो मैं फैन रहा हूँ। तो मेरे लिए ये था कि पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट बिना कुछ किए। तो दैट्स द मैजिक ऑफ महेश भट्ट सर। और उनकी वजह से
मैं बॉम्बे आने की हिम्मत जुटा पाया। उन्होंने बोला मुंबई कब हो जाता है अगर कोई एक बार हाथ रख दे, बस क्योंकि कह दे कुछ। मैं कुछ और करना नहीं चाहता था, और मैं 8-10 महीने से बनारस में हूँ, दिन भर फिल्में देख रहा हूँ, घर वाले परेशान है, तिलकहरू घर में आ जाते हैं तो जाके ऐसे बैठना पड़ता था। अब ये मतलब ये लड़की के भाई हैं, ये लड़की के चाचा हैं, वहां तो आता भी पूरा परिवार है ना। तो रिजेक्ट आप करते थे कि वो लोग? नहीं, मैं रिजेक्ट के नहीं, मैं सच बोलता था। हाँ। वो बोलते थे कि बेटा जो है जमीन मतलब आगे क्या प्लान है तुम्हारा, कहीं जमीन वमीन देखी है क्या, नर्सिंग होम बनवा लो, ये कर लो वो कर लो। भाई एमडी की डिग्री बड़ी होती है, सब सुन लेता था। फिर मैं बोलता था मैं तो बम्बई जाऊंगा। तो पता तो था लोगों को कि ये पिछले 6-7 साल से बॉम्बे में ही है, तो लोगों को लगा था वापस आ गया है ना। तो लोगों को ये था कि अब जो है ये डॉक्टर बन के रहेगा, तो सुरक्षित प्रोफेशन है। तो मैं जब सब हो जाता था तो मैं बोलता था, तो उसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता था घर में, है ना, कि मतलब अभी भी तुम्हारी जिद है बॉम्बे जाने की। हाँ जाऊंगा। तो तब फिर इतने दिन से क्या करूं, बोले मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक्चुअली वो मेरा फेज वो था। तो कार्तिक ने वो किया, और उस समय सर एक फिल्म शुरू करने वाले बोले कि कब आ रहे हो, तो मैंने उनको ये नहीं बोला, मैंने इतना झूठ बोला, बस ये नहीं बोला कि 10 महीने से यहीं पड़ा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कि सर जल्दी आ रहा हूं। और मैं तुरंत आया, जाके मिला। एंड उस समय एक फिल्म हो रही थी, मतलब शुरू होने वाली थी, तो मैं सर से मिला और वापस से मुंबई आ गया। और फिर जो है होता है ना कि एक बार रेस में आप खड़े हो फिर दौड़ पड़ा, तो फिर वही रोम वापस से लग लिया मेरा। और एक चीज मुझे बताइए थोड़ा सा, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? नहीं, एक चीज मुझे बताइए। अब है क्या, तिलक 24 साल की कहानियां हैं, तो कोई पन्ना खुल जाता है तो चलते ही जाता है। मतलब अगर समय का कोई पाबंद ना रहे तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आपके जीवन में जो लगता है वो आपकी पत्नी, जिन्होंने आपको उस परिस्थिति में देखा जब आप कुछ नहीं थे। हम लोग भी उसी जीवन का हिस्सा है कि जीवन में अगर एक सही पार्टनर ना मिले ना, तो बहुत अच्छा होने के बाद भी सब कुछ खत्म हो जाता है। और बुरे दौर में किसी ने हमें देखा हो तो फिर क्या ही कहा जाए। तो आप अपना संघर्ष तो देख ही रहे थे, क्या आपको कभी उनके संघर्ष के बारे में समझ में आया कि वो कितना संघर्ष झेल रही हैं? हाँ, मुझे दिखता था, और मैं ये बोल देता था कि मुझे तुम अगर मतलब संकोच मत करना, छोड़ना चाहो छोड़ दो। क्योंकि मैं इस मामले में ऐसा हूं, मैं कहता था वो मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या होगा, मेरी गाड़ी मेरी नाव किनारा पाएगी कि नहीं पाएगी मुझे नहीं मालूम। और पापा इसीलिए घबराते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ये देखा था कि ये अगर किसी रास्ते पे चल पड़ा तो ये रुकेगा नहीं। तो इस जिद की वजह से उनको हमेशा एक डर था कि अगर इसने फिल्म इंडस्ट्री का एक बार वो सिलसिला शुरू किया तो उनको लगता था कुछ होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं मालूम। तो उनको डर इस बात का लगता था कि ये शुरू किया तो ये फिर पलट के आएगा नहीं, तो अपने बेटे को खोने का उनको डर था। तो पहले तो मुझे मेरा ये स्वभाव पता नहीं था, मैं काम करता था मस्ती में, होता है ना रोम से काम करने वाला हिसाब। बाद में मुझे समझ में आया कि पापा की घबराहट क्या थी। तो धीरे धीरे होता है ना कि आपकी दृष्टि जो है अंदर की तरफ जाती है तो आप खुद को भी समझने लगते हो। तो मुझे समझ में आ गया था, और ये नहीं समझ में आ रहा था कि कब होगा। तो मैं बोलता था रुचिरा को कि रुचेश मुझे नहीं मालूम, तो किसी संकोच की वजह से अपने जीवन को ऐसी नैया में मत है न डालो जिस नैया को पता नहीं वो बिना पतवार के चल रही है, किनारा आएगा कि नहीं। तो मुझे कोई मतलब, मैं इस बात का कभी मन में मलाल नहीं रखूंगा, है ना। और जवाब क्या होता था उनका? जवाब वही होता था जो आज वर्तमान है कि हमारे पति पत्नी हैं। तो इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरा मतलब मुक्ति जो मेरी बहन है, तो वो बचपन से मेरे साथ सपना देख रही है, मुझसे बहुत छोटी है,
बहुत छोटी, उसको गोद में खिलाया हूँ। तो वो जब से होश संभाली है वो ये सुनते करते मुझे देखी है कि भैया वो मुंबई जाना है। कार्तिकेय जो मेरा भाई है, मैं मतलब 24 साल तो बॉम्बे में हुए ना, उसके पहले से ये लोग हमेशा डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, हाथ थाम के अपनी अपनी कैपेसिटी में, कि कुछ भी हो जाए भाई, उनको भरोसा था कि अपना भाई कर लेगा। फिर जब रुचिरा मिली तो रुचिरा को भरोसा था कि हो जाएगा, हो गया। तो भरोसे में जादू होता है, इसलिए भरोसे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाबूजी क्या कहते हैं? पहले तो जो मैंने बताया, घबराहट हमेशा रहा करती थी, लेकिन जब मेरी रंगबाज रिलीज हुई थी, मेरे लिए वो मतलब ओहो क्या कॉम्प्लीमेंट है, बिना बोले। ये पीछे जो है बड़ी सी होर्डिंग लगी है रंगबाज की बनारस में, और सामने पापा। होर्डिंग के मतलब होता है ना कि आप फोटो खिंचाने, तो वो बोल के गए थे चलो उसकी होर्डिंग का मुझे दिखाओ। गए, गाड़ी रुके, बोले रुको, और बोले मेरी फोटो निकालो। होर्डिंग के आगे खड़े हैं, फोटो मैं वही देख रहा हूँ, उनके हमेशा जेब में कलम, उसमें भी है। बचपन से उनको तो यही देखा है, सुबह से देख रहा हूँ 5 बजे से क्या सॉल्व करते रहते मालूम नहीं। आज भी वही चलता है उनका, सुबह उठ जाएंगे, चाय वाय अपनी बनाएंगे और पूरा बेड पे फैला लेते हैं, न लगे रहते, क्या सॉल्व करते पता नहीं, बट उनकी कहानियां वही हैं, मैथ्स के फॉर्मूले। अच्छा, रंगबाज जो बनी थी तो वो जो फोटो थी ना, वो फोटो मेरे लिए इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। और माँ बाप की तरफ से इस तरीके का जब होता है तो ये होता है कि हाँ चलो, उसके बाद तो फिर बड़े मौके ऐसे आए। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जो आपका किरदार था उसमें ना, हमारे यहाँ सिवान में एक तो, वैसे तो राजनेता भी हुए, सांसद रहे, शहाबुद्दीन साहब, उनसे बड़ा जोड़ के देखा जाता है। असल में वो किरदार क्या सिर्फ काल्पनिक था या सही में किसी से लिया गया था? उस पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं यही बोलूंगा कि आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपको जैसा लगता है आप उस हिसाब से लिखिए, वो आपका अपना नजरिया है। बाकी हम तो वैधानिक जो आता है ना डिस्क्लेमर, आप डिस्क्लेमर पढ़ के देखिए और जहां जाके, हाँ कुछ भी सिनेमा में होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में आपने जो देखा, समझा और सीखा है, अनुभव किया है, तो कहानियां वहीं से निकलती हैं। अच्छा, एक आखिरी और जरूरी सवाल, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है आपका, और भी आप, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शायद मैं आपके द्वारा बनाई गई फिल्में जो पर्सनली आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, देखने को मिलेगा। और फिल्म इंडस्ट्री को आप समझ भी रहे हैं, आज आप अच्छा कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब नरेटिव बिल्डिंग वाली फिल्में बनती हैं, लाइक कश्मीर फाइल्स हो गई, बस्तर फाइल्स हो गई, साबरमती एक्सप्रेस अभी आई, मैंने ना बहुत गौर से इन फिल्मों को जाके देखा, सिर्फ इसलिए नहीं, कोई दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं रख के, परसेप्शन ना रख के ये अच्छी है या बुरी है, पर समझने की कोशिश की। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कंटेंट बनाने के लिए, फिल्में बनाने के लिए, इंक्लूडिंग ओटीटी की भी आप बात कर लें, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बन रही हैं। आप जब इन फिल्मों को देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या होता है इसके प्रति? मैं हमेशा ना ऐसे सोचता हूँ कि सबका अपना अपना नजरिया है, तो जिसकी नजरिए में जो कहानी उनको समझ आती है वो बनाते हैं। और मैं एज एन एक्टर, मैं मेरी कैपेसिटी में जो मैं कर पाता हूँ वो मैं करता हूँ। तो आप देखेंगे तो मैंने हर तरीके की फिल्में की हैं, और अभी तो बहुत सारा प्रयोग करना चाहता हूँ। बहुत सारा वक्त तो इन्हीं चीज़ों में निकल गया कि काम मिले। अब छावा के बाद जो एक अलग सा कुछ हुआ है, तो वो आगे थोड़े मुझे और आज़ादी देगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि सिनेमा कहीं ना कहीं असर तो डालता है। सिनेमा का प्रभाव कहीं ना कहीं मन पे पड़ता है।
क्योंकि सिनेमा ने मुझ पे असर डाला, इसलिए मैं सिनेमा का हिस्सा हूँ, मैंने ये फील्ड चुनी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं हर तरीके का काम करता हूँ। और एक कलाकार का ऐसा नहीं होता कि आपने एक जगह कुछ बना ली और वहीं पे आप काम कर रहे हैं। कलाकार को सबके साथ काम करना है। आज आप इस प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, कल आप किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करेंगे। कई अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आप काम करना चाहते हो। तो मैं इस तरीके के डिबेट में कभी मतलब कभी इस तरीके से सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सारा वक्त इन्हीं चीज़ों में बीतता रहा कि बॉम्बे में बना रहूं। अगला महीना भी यहीं रहे और थोड़ा एज पे डांस ज़्यादा किया मैंने अपने करियर में, क्योंकि अच्छा काम करने की कोशिश में बहुत सारा काम छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जहाँ पैसा बहुत मिल रहा था, लेकिन उन फिल्मों से मैं बहुत सरोकार नहीं रख पाया। मुझे पता नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि समझ नहीं आया जो सारा सेटअप बना हुआ है, चाहे आप कहिए डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या कहानी हो या मेरा किरदार हो, पैसा बहुत मिल रहा है। तो मुझे लगता था अगर ऐसी 4-5-6 फिल्में कर दूंगा तो घर तो हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी हो जाएगा, बड़ी गाड़ी भी हो जाएगी, लेकिन जो होने के लिए मैं आया था वही गुम हो जाएगा। क्योंकि जब बैक टू बैक इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं वो विनीत एज एन एक्टर क्या कैसी कैसी फिल्में करता हूँ, क्यों फिल्में मतलब वो समझ में आता है पैसे के लिए किया, लेकिन वो फिल्म देखने कोई दर्शक ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी अलग ही रीज़न से बन रही है। और वो रीज़न कई होते हैं, किसी के व्यक्तिगत रीज़न होते हैं, कई सारे, तो पैसा वहाँ ज़्यादा मिलता है। कोई आके बाहर से फिल्म बनाना चाहता है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, दे भी रहे हैं भर भर के, मतलब एक ही फिल्म में घर हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब आप इस तरीके की फिल्में आधा दर्जन कर लेते हैं तो जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस हैं, फिर वो आपके साथ जब वो काम करने जाते हैं तो फिर आपने जो काम किया, मतलब होता है ना, आप बी ग्रेड की फिल्में जाके करके चले आए, तो फिर जब आप ऐसी 4-5-6 फिल्में कर दोगे तो फिर आपके साथ छावा जैसी फिल्म नहीं हो पाती, तो टैग जुड़ जाएगा ना। फिर आपके साथ सुपरबॉय जैसे डायरेक्टर चाहे भी तो भी बहुत फाइट लेनी पड़ जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर बोलेगा वो तो ऑडियंस के लेवल से भी पोस्टर खराब हो जाता है, ऑडियंस भी बोलती है यार क्या देखनी। सही बात है। तो वो आपको चुनना पड़ता है। उसके चक्कर में मैं एज पे बहुत डांस किया हूँ मेरे करियर में, तो हमेशा मेरा ऐसा रहा भाई 4-5 महीने का बंदोबस्त है ना, मैं किसी को भी मना कर दूंगा। और ऐसे मैंने 17-18 साल से ज्यादा निकाला है। भोजपुरी वाला कौन सा फिल्म के लिए रनी भाई? अरे भोजपुरी का एक सीरियल रहे, भोजपुरी का एक सीरियल रहे, ओका प्रोड्यूसर सीरियल रहा। हाँ, ओका प्रोड्यूसर है ना राजा मुखर्जी। अच्छा। अब कब मेन लीड रही का मतलब नमो बतावे पड़ी का भैया, हम अभी लेना खोजनी है, हमरा अचानक से दिमाग में आ गया, हम कहीं पढ़ रहे ना तो पूरा डिटेल ना रहे, पर हम पूरा दिखाए फिल्म ना रहे, सीरियल रहे। सीरियल में का सुविधाजनक थोड़ा ये होला कि लोग मतलब वो टाइम ऐसा रहे की रहे कि भाई भोजपुरी का सीरियल करत है तो फिल्म इंडस्ट्री में बम्बई में क्यों देखबे ना करी, लेकिन ओकरा करब तो हम महीना चली ऐसा सब जुगाड़ करके अपन काम हम करत जाइला। ऐसे ही एक वो सीरियल रहे डीडी पे, तो वो भोजपुरी में रहे ना, वो भोजपुरी में ना रहे, वो हिंदी में रहे। अच्छा। तो वो एज ए मेन लीड एकरा खातिर कैली गया कि दोपहर में आवेला, तो दोपहरिया में जो ना गांव में तो लोग देखे हैं, हाँ। बम्बई में क्यों देखबे ना करे, सब ऑफिस में रहेला, ऐसे भी कम लोग देखेला, तो ओकरे वजह से हमें लगा था 2.5-3 साल बम्बई में सर्वाइव कैली। तो ऐसा कुल जुगाड़ करके कि 7 दिन में महीना भर का जो ना माल निकल आई, तो 7 दिन शूटिंग, 23 दिन का आज़ादी। ठीक बा। आपके मतलब आपके ऑडियंस के लिए एक आखिरी सवाल ये कि अब तो छावा के बाद आप हर जगह छा गए, सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव आ गई, इस साल एक दर्शक के रूप में अगर पूछा जाए तो आप कितनी बार दस्तक देने वाले हैं उनके आंखों के सामने?
छावा हो गई, सुपरवाइजर मालेगांव हो गई, फिर आएगी कबीर खान सर का एक शो है रंगीन, अमेजॉन प्राइम पे, वो आएगा एज अ लीड। और फिर आएगी जाट, सनी देओल सर के साथ। उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने ब्लैक में टिकट खरीद के देखी हैं। ये सब 2025 में रिलीज हो, ये इसी साल की बात कर रहा हूँ। उसके प्रोड्यूसर हैं मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री। मैत्री ने पुष्पा 2 बनाई। फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपीचंद मिलेनेनी। फिर एक अनुराग सर की फिल्म है और एक एंथोलॉजी है, उसमें प्रयोग किया है। तो 4 कहानियां हैं, एक कहानी मेरी है। और एक अभी एक शो कर रहा हूँ किसी के साथ, नहीं बताऊंगा किसके साथ, ऑफिशियली वो अनाउंस हो जाए तो वो भी इसी साल। मतलब आप, हाँ ये जरूर है कि सब अलग अलग है एक दूसरे से। जैसे सुपरवाइजर मालेगांव और छावा 2 अलग अलग किरदार हैं, ऐसे ही सब अलग अलग हैं। विनीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। शुक्रिया, धन्यवाद। चश्मे से चश्मा लड़ा है। थैंक यू। थैंक यू।